Good morning all of you. How are you? कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी. आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे. लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था फिनोल के बारे में, और वहाँ हमने आपसे औद्योगिक निर्माण की विधियाँ और भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात की थी. कौन कौन से भौतिक गुणधर्म क्या करता है, फिनोल प्रदर्शित करता है. तो इनके क्वथनांक जो होते हैं फिनोल के, वो हाइड्रोकार्बन, ईथर या एल्केन से क्या होते हैं, अधिक होते हैं. उसका कारण ये होता है कि इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंधुता पाई जाती है, जिस कारण से क्या होते हैं, ये इनके क्वथनांक जो होते हैं थोड़ा से ज़्यादा हो जाते हैं. आज हम बात करेंगे फिनोल के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में कि फिनोल कौन कौन से रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है. चलिए फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. फिनोल के रासायनिक गुणधर्म. फिनोल कौन कौन से रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, उनके बारे में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं. तो फिनोल 3 प्रकार के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है. नंबर 1 फिनोलिक. फिनोलिक का मतलब जो OH समूह होता है, उस समूह की अभिक्रिया है. दूसरे प्रदर्शित करता है बेंजीन, वलय की अभिक्रिया है. तीसरे प्रदर्शित करता है संघनन अभिक्रिया है. तो 3 प्रकार के रासायनिक गुणधर्म को क्या करता है, फिनोल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. पहली जो है फिनोलिक यानी कि OH समूह जो बेंजीन नाभिक पर जुड़ा हो, उसके कारण से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है, ऑक्सीजन का प्रतिस्थापन हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, ये कोई से बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है. उसके आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो फिनोलिक समूह वाली अभिक्रियाएं कहलाती हैं. बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया हमने आपको बताई थी पहले, कौन कौन सी होती हैं. सल्फोनीकरण है, नाइट्रीकरण है, हेलोजनीकरण है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में मैंने बताया था, हमने डिस्कस किया था. फिर संघनन अभिक्रियाएं यानी कि जब संघनित होते हैं छोटे छोटे अणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और एक क्या मिलता है हमें, योगात्मक उत्पाद का निर्माण हो जाता है. तो संघनित हो जाते हैं 2 अणु, छोटे छोटे अणु अलग निकल जाते हैं, तो वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं आपकी क्या, संघनन अभिक्रियाएं. तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके क्या करेंगे, सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं. तो पहले हम बात करेंगे फिनोल की, जो फिनोलिक समूह की अभिक्रिया होती है उनके बारे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. तो पहली जो है हमारी यहाँ पर है अम्लीय प्रकृति. ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति हम जानते हैं. देखो जो हमारा फिनोल होता है इसमें क्या होता है, OH समूह होता है. ठीक है, तो फिनोलिक समूह की OH समूह की अभिक्रिया देखिए, अगर यहाँ से H का प्रतिस्थापन हो जाए तो हम जानते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं. तो यहाँ पर भी अगर किसी कारण से क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होने पर जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है आपकी, इसकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं कहलाती हैं. क्योंकि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, प्रोटॉन का त्याग होता है. तो कई अभिक्रियाएं हैं. नंबर 1 सोडियम धातु से क्रिया. तो सोडियम धातु से क्रिया होगी, सीधी सीधी रिएक्शन हो जाएगी, OH प्लस Na. तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ लेंगे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ONA माइनस और प्लस फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2 क्या हो जाएगा यहाँ से अलग रिमूव्ड हो जाएगा. तो ये बन जाएगा आपका सोडियम फिनोक्साइड.
क्या बन जाएगा। दूसरी अभिक्रिया हम देख सकते हैं यहाँ पर NaOH से क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी क्या होगा, H का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस NaOH, तो HOH तो NaH हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास ONA प्लस H2O, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तीसरी अभिक्रिया हम देख सकते हैं इसी के आधार पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया देख सकते हैं हम, सिंपल रिएक्शन है सारी, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन देखेंगे तो OH, H का डिस्प्लेसमेंट होना है यहाँ पर भी, प्लस CH3 MgBr, तो CH3H CH4 बन जाए, क्या बन जाए OMgBr यहाँ बन जाए, प्लस एल्केन, क्या हो जाए आपको प्राप्त हो जाए। तो इसमें इन सारी अभिक्रियाओं में जो तीनों अभिक्रिया हमने लिखी, इनमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्रोटॉन का क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, प्रोटॉन का प्रतिस्थापन हो रहा है, यहाँ से जा रहा है प्रोटॉन, तो यानी कि हाइड्रोजन आयन निकल रहा है यहाँ पर। तो ये सारी अभिक्रिया जो होती हैं आपकी क्या होंगी, इसकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं हैं, जिसमें हमारे प्रोटॉन का त्याग हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। चलिए आज हम बात करते हैं आपसे इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण के बारे में, कि इसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है उसका क्या कारण है, क्यों ये अम्लता प्रदर्शित करता है। चलिए आपसे हम बात करते हैं फिनोल की अम्लता का कारण। फिनोल की अम्लता के कई कारण है, ठीक है। पहले तो क्या है, यहाँ अनुनाद है, क्योंकि हम क्या देखें, अगर हम फिनोल की संरचना देखें OH, इस प्रकार से इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करे, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ डिलोकलाइज करे, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये बाहर आ जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर O प्लस H डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या हो, ये जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, और एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ऑक्सीजन जो है वो प्लस चार्ज वाला हो गया। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को अट्रैक्ट कर लेगा, और अपनी ओर जैसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, और फ्री होते ही क्या हो जाएगा, इसके अम्लीय गुणों को ये प्रदर्शित करने वाला कारण बन जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो क्या जाएगा, ये बाहर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास O प्लस H, यह आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा, ये आगे जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका O प्लस H, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ चले जाएगा, ये इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा तो ये क्या चला जाएगा, वापस चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा OH, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। तो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें पॉजिटिव यानी कि आवेशों का पृथक्करण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्लस और माइनस दो आवेश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो अनुनायिक संरचना प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, अनुनायिक संरचना प्रदर्शित करेगा तो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो पहला कारण क्या है, इन फिनोल की अम्लता का कारण ये है कि जो फिनोल होता है वो क्या करता है, अनुनाद को प्रदर्शित करता है।
जिस कारण से क्या होता है ये स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो पहला कारण यही है। अगर हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहें तो। ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये क्या जाएगा आपका पार्शियली क्या जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन आप दिखाई सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो रहा है ये आप इसे रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। तो पहला कारण क्या है, ये पहला कारण है फिनोल की जो अम्लता होती है उसको प्रदर्शित करने का पहला कारण है क्या, ये इसकी अनुनाद का प्रदर्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए दूसरी बात करते हैं हम फिनोल की अम्लता के कारण का। दूसरा कारण जो है वो क्या है, इसका दूसरा कारण है जो फिनोल होता है, जो OH समूह होता है, OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जिस कारण से क्या होती है विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। और जैसे क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉनों को, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाता है हाइड्रोजन जो होता है वो फ्री हो जाता है। और फ्री होते ही क्या बन जाता है हमारे पास, जो बन जाता है इसके अम्लीय गुणधर्म प्रदर्शित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर को, क्या बन जाएगा O माइनस, ये अवस्था बन जाएगी प्लस, H प्लस क्या हो जाएगा इसमें से अलग रिमूव्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, दूसरा कारण है कि फिनोल में जो है OH समूह होता है वो sp2 संगत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, जो क्या होता है अधिक विद्युत ऋणात्मक प्रकृति का होता है। तो इस कारण से भी क्या होता है फिनोल जो होता है वो क्या करता है, वो अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करता है। तीसरा कारण है, जो तीसरे की बात करें, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन का अनुनाद, इनकी जो बनाई है फिनोक्साइड आयन है आपका, क्या है फिनोक्साइड। तो फिनोक्साइड आयन है, तो जैसे ही क्या होगा ये भी क्या करते हैं अनुनाद को प्रदर्शित कर सकता है। तो क्या होगा हमारे पास फिनोक्साइड आयन बना हुआ है, अब क्या हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है उससे क्या हो स्थानांतरण हो जाए, तो माइनस आवेश हट जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड फाउंड हो जाएगा। अब ये जो जैसे ही आएगा तो क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। अगले स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अगले कार्बन में जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पर जाएगा, डिलोकलाइज होगा पूरा, तो यहाँ आ जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ जाएगा तो ये वापस चला जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर अनुनादित संरचनाएं पाई जा रही हैं। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन वाली बात है, आप सब जानते हैं, हमने कई बार आपसे डिस्कस किया कि जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादित संरचनाएं पाई जाती हैं वो क्या होता है, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। और जब वो बना हुआ आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा, बना हुआ आयन जितना ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा, उतना ही क्या होता है उसमें अम्लीयता गुण क्या हो जाती प्रदर्शित करे। क्योंकि प्रोटॉन निकलने के बाद अनुनाद द्वारा इसने स्थायित्व को ग्रहण कर लिया, तो प्रोटॉन निकलने का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अम्लीयता को क्या करेगा, प्रदर्शित करता चला
जाता है। तो ये 3 कारण है इसके। तो पहला तो फिनोल समूह जो होता है, फिनोल का अनुनादी प्रभाव है। दूसरा जो हमारा है sp2 संकरित कार्बन एटम है, कि जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है वो sp2 संकरित है, अधिक विद्युतात्मकता को प्रदर्शित करता है। तीसरा कारण जो है वो फिनोक्साइड आयन का क्या है यहाँ पर अनुनाद है, कि फिनोक्साइड आयन भी अनुनाद को रिप्रेजेंटेड करता है। तो इन 3 कारण से अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो फिनोल होता है वो अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करता है क्यों, तो अब इन 3 में से कोई भी कारण लिख सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा आएगा। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, आप बता सकते हैं कि इस कारण से क्या हो रहा है, हमारा जो फिनोल जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, अम्लीय गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे थोड़ी सी और इसकी अम्लता के ऊपर हम और बात करते हैं। अगर हम तुलना करें अल्कोहल और फिनोल की अम्लता की तुलना, ठीक है, अल्कोहल तथा फिनोल की अम्लता की तुलना, ठीक है। तो अब अल्कोहल जो होता है हम जानते हैं ROH होता है, और जो फिनोल होता है वो क्या होता है AROH होता है, हम जानते हैं। यहाँ पर जो कार्बन परमाणु होता है वो क्या होता है, वो आपका sp3 संकरित होता है। यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है वो आपका sp2 संकरित अवस्था में होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका RO- बनेगा, यहाँ आपका ARO- यानी क्या बनेगा आपका यहाँ एल्कोक्साइड, क्या बनेगा आपका फिनोक्साइड, प्लस H प्लस यहाँ अलग हो जाएगा, प्लस H प्लस यहाँ अलग हो जाएगा। तो आप जानते हैं देखो पहली कंडीशन तो क्या है, sp3 संकरित कार्बन और ये sp2 का है, तो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, कम विद्युत ऋणात्मक है। तो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, ये सॉरी इसके प्रोटॉन यहाँ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा इसके कंपैरिजन में फास्टली। और इस कारण से क्या हो जाता है, पहला कारण ये लिख सकते हैं कि इस कारण से क्या हो सकता है, ये अधिक अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि देखो यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बना है, यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बना है, तो ये क्या करता है, ये रेजोनेंस या अनुनाद को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जबकि यहाँ पर जो आपका ROH जो है, जो एल्कोक्साइड आयन है, वो क्या करता है, अनुनाद का प्रदर्शन नहीं करता है। तो ये अनुनाद द्वारा अधिक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, जिस कारण से अल्कोहल की तुलना में फिनोल जो होता है वो अधिक अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। पहला कारण तो ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अल्कोहल और फिनोल की अम्लता की तुलना की, तो 2 कारण हो गए। एक तो क्या हो गया, कार्बन परमाणु का संकरण, और दूसरा क्या होगा यहाँ पर अनुनाद, यानी कि अनुनाद और संकरण के कारण से फिनोल जो होता है अल्कोहल से क्या होता है, अधिक अम्लीय प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल हमें दे दिया, हमसे पूछा कोई एक रासायनिक परीक्षण बताइए जिससे आप क्या कर सकते हैं, फिनोल और कार्बोक्सिलिक हमने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे, टेस्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का और फिनोलिक ग्रुप का, तो वहाँ पर कुछ टेस्ट आपको करने होंगे। उन टेस्टों के आधार पर हमें पता चलता है कि हमारा दिया गया जो कंपाउंड है वो फिनोल है, या हमारा दोनों दिया गया कंपाउंड कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षण यानी कि लिटमस का जो परीक्षण करते हैं, तो ये भी नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि ये भी हल्का सा अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और अम्ल तो अम्लीय प्रकृति के होते ही हैं, ये आप जानते ही आइडेंटिफाई। तो फिर वहां करने के लिए क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसकी क्रिया हम क्या कराते हैं, प्लस NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं। तो यहाँ CO2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। और ये हम क्या कराते हैं, फिनोल की क्रिया किससे कराते हैं, NaHCO3 से कराते हैं। तो यह CO2 मुक्त नहीं होती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो हमारा फिनोल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में क्या है, कम अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इसके द्वारा, इस अभिक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि फिनोल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या है, कम अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हमने आपको 2 चीजें बता दी, या तो पहले कंपैरिजन बताया आपको अल्कोहल का,
दूसरा कंपैरिजन बताया हमने फिनोल का, तो अल्कोहल और फिनोल की अम्लता में किसकी अम्लता ज़्यादा होगी, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता में किसकी अम्लता ज़्यादा होगी। हम समझते हैं कि आप आसानी के साथ क्या हो गया, अंडरस्टूड हो गए होंगी सारी चीज़ें कि किसकी अम्लता क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं फिनोल की अम्लता के बारे में, बात चल रही है अभी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आपका आ सकता है, कंपैरिजन में आ सकता है, अम्लता के ऊपर आ सकता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसलिए काफ़ी डिटेल में भी बुक्स में दिया गया है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, इस पर डिटेल से ही क्या कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फिनोल की अम्लता। पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव। फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापी यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिनको कहा जाता है। ठीक है, जब हम इनकी बात करते हैं, जब अब हम बात करें कि देखो अभी हमने आपको अनुनायिक संरचनाएं बताई थी। फिनोल की अनुनायिक संरचना में हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने जो अभी आपको बताया था कि यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ये हमने आपको बताया था। तो अगर यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है, तो अगर यहाँ कोई ऐसा समूह जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, जैसे NO2 जोड़ दे, हम हेलोजन जोड़ दें, ठीक है, इस प्रकार का कोई भी समूह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्या है, उसके अंदर क्षमता है। तो क्या करेगा, जैसे यहाँ जुड़ेगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा, तो अपनी ओर को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट करने के कारण से जो ऑक्सीजन परमाणु होगा और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते ही क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को फास्टली क्या करेगा, अपनी ओर को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस कारण से यदि क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप क्या है, इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो क्या करता है, वो फिनोल की अम्लता को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। इनके प्रोटॉन का त्याग यानी H+ आयन, हाइड्रोजन का आयन का त्याग क्या हो जाता है, सुगम बना देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह क्या करते हैं, फिनोल की अम्लता को बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे, ये अगर जुड़े में अम्लता बढ़ाते हैं, याद रखना। तो अम्लता को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। तो अम्लता अब जितने ज्यादा समूह होते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा क्या होते चले जाएंगे, यहाँ पर इनकी अम्लता भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जितने कम क्या होंगे, समूह होंगे, उसकी अम्लता भी क्या होती है, उतनी ही क्या होती है, कम होती चली जाती है। अगर हम बात करें इसे, तो अगर हम बात कर लें कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, फिर हम बात करें 2,4-डाई नाइट्रोफिनोल, फिर हम बात करें 4 नाइट्रोफिनोल, फिर हम बात करते हैं 2 नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल, फिर हम बात करते हैं 3 नाइट्रोफिनोल, फिर हम बात करते हैं फिनोल। तो यहाँ पर देखो 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा अम्लता इसी की होगी। यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप है, इससे कम इसकी हो जाएगी। फिर पैरा पोजीशन वाला ज्यादा अम्लीय होगा, फिर ऑर्थो वाला हो जाएगा जी ज्यादा अम्लीय होगा, फिर ये अम्लीय होगा, फिर ये अम्लीय होगा। तो जो समूह है इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है और उनमें क्या आ रहा है, उनकी नंबर जो है ज्यादा है या पोजीशन है, उसके बेस पर भी क्या होती है, यहाँ पर जो होती है वो क्या करती है, अम्लता का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से नाइट्रो ग्रुप अधिक होने पर भी क्या होती है, हमारी क्या होती है, यहाँ पर जो होती है ना अम्लता जो होती है वो प्रभावित होती चली जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए हम आगे और बात कर ले, चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसी से पहला एग्जांपल हमने आपको ये दिया, दूसरा एग्जांपल और दे देते हैं हम आपको। हमारे पास क्या है, ऑर्थोक्लोरो फिनोल
ज़्यादा अम्लीय होगा। इसके बाद हमारा ऑर्थोब्रोमोफिनोल, उससे कम होगा। इसके बाद हमारा ऑर्थोआयोडोफिनोल और कम हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, सबसे कम अम्लीय प्रकृति का होगा। तो अब यहाँ सोच सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लोरो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक प्रकृति का होता है, लेकिन यहाँ क्या आ रही है, अम्लता जो आ रही है वो सबसे कम दे रहा है। उसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है कि जो फ्लोरीन होता है, आप जानते ही हैं, ये हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है। अगर हम इसकी संरचना देखें, OHF, तो क्या कर लेता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी तो आप जानते हैं जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है एज कंपेरिजन टू अदर्स जो हमारे हेलोजन है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो फ्लोरो होता है हमारा जो होता है वो क्या होता है, लेस एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंटेड करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है ये आपके लिए कंपटीशन बेस में। तो कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्या आते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से क्या होता है, जो फ्लोरो वाला होता है हमारा क्या होता है, कम अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका फिर रफ कर देते हैं हम। चलिए, तो ये हमने आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं तो फिनोल की अम्लता क्या करते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। दूसरे हम बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। सेकंड, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले जैसे मेथिल है, एल्किल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, इस प्रकार के जो ग्रुप अटैच होंगे तो वो अम्लता का क्या प्रभाव डालेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि देखो ऑक्सीजन जो होता है वो विद्युत ऋणात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करता है हाइड्रोजन के OH, जिस कारण से क्या होता है ये अलग हो जाता है। लेकिन जब यहाँ ऑर्थो पैरा ऑर्थो मेटा कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप को क्या करेगा, अटैच होगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर क्या करेगा, रिंग पर बढ़ाएगा। और जिस कारण से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर उन्हीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्थानांतरण हो जाए तो यहाँ पर जो होगी रिंग पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व हायर हो जाता है, जिस कारण से ऑक्सीजन जो होता है अपने इलेक्ट्रॉनों को, या कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने में क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है उसके लिए। तो इस कारण से फिर यहाँ से क्या होता है, हमारा जो होता है प्रोटॉन जो होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो आयन है, H+ आयन जो है, उसका त्याग जो होता है हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जो का क्या करते हैं, अब इसकी अम्लता को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब ये अगर समूह हमारे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जुड़े हुए होंगे तो फिर क्या करेंगे, ये अम्लता को ज़्यादा कम करेंगे। और अगर हमारे क्या होते हैं मेटा पर जुड़े होते हैं तो ये अम्लता को प्रभावित तो करेंगे लेकिन क्या करते हैं, कम मात्रा में, क्योंकि हम अगर रेजोनेंस देखेंगे ना, अभी हमने बताया, तो हमारी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ही क्या आता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। और जो हमारा मेटा पोजिशन होती है उस पर क्या आता है, हमारा जो क्या आता है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर नहीं होती है। तो मेटा वाले क्या करेगा, अम्लीय ग्रुप अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा। ऑर्थो पैरा वाले क्या करेंगे, कम अम्लीयता को प्रदर्शित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अगर जुड़ा होगा तो अम्लता क्या करती, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह क्या करेंगे, अम्लता को घटाते हैं। क्या करेंगे, अम्लता को घटाते हैं, यानी कि अम्लता क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो अब इनमें से कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, तो एग्जांपल के तौर पर हम एक दो देख सकते हैं कोई भी। और हमारे पास क्या जुड़ा है, मेटा एमिनो फिनोल, क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा, फिर क्या हो जाएगा आपका फिनोल अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जो ऑर्थो पोजिशन वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो एमिनो फिनोल। फिर क्या हो जाएगा आपका पैरा एमिनो फिनोल। सीक्वेंस हो जाएगा। अगर और कोई ग्रुप जुड़ा हो तो मेटा मेथोक्सी ले सकते हैं, फिनोल। इसके बाद आपका आ जाएगा सीधा फिनोल। इसके बाद आ जाएगा ऑर्थो
मेथॉक्सीफिनोल, फिर हमारे पास आ जाएगा पैरामेथॉक्सीफिनोल। इस प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है, उनके बेस पर क्या होती है, फिनोल की अम्लता जो होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। आकर्षी समूह अम्लता को बढ़ाएंगे और प्रतिकर्षी समूह क्या करते हैं, अम्लता को घटाते हैं। जितने ज़्यादा समूह होंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, अम्लता जो होती है वो प्रभावित होती है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होने पर क्या होती है, अम्लता ज़्यादा होती है, हायर होती है। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होने पर क्या होती है, अम्लता जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आगे बात करते हैं, अम्लता की बात करते हैं तो किसी की भी जो अम्लता होती है वो डिपेंड करती है के मान, आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है, जो हमने पढ़ा है। तो अम्लता जो निर्भर करती है, अम्लता वो के मान या पी के मान पर निर्भर करती है, ठीक है। तो के मान अधिक तो अम्लता अधिक, और पी के मान कम तो अम्लता अधिक। तो मॉडर्न टाइम में हम क्या कर रहे हैं, पी के मान का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो पी के मान जितना कम होगा जिसका, उसकी अम्लता क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। जिसके लिए क्या होता है, या के मान के आधार पर आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, जो आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, के आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला था, ठीक है। तो उसके बेस पर क्या किए गए, मान निकाले गए हैं कुछ। उस मान के बेस पर क्या किया गया है, जो हमारे यौगिक होते हैं उनकी अम्लता का क्या किया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है, ठीक है। तो हम एक छोटी सी क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं यौगिक का नाम, यहाँ लिख देते हैं सूत्र, यहाँ क्या लिख देते हैं हम, पी के ए मान लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल यानी कि ऑर्थो पर क्या हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ऑर्थो पर क्या है, CH3 है, ठीक है। पी के मान होता है इसका 10.6 के आसपास होता है, जो निकाला गया है प्रयोग के आधार पर, सॉरी 10.6 नहीं होता, 10.2 होता है, जो निकाला गया है 10.2 के आसपास क्या होता है इसका पी के मान होता है। इसके बाद मेटाग्रिसोल, फिर आएगा पैराग्रिसोल, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आप मेटा CH3 C6H5OH। तो इसके लिए वैल्यूज होती है 10.1। पैराग्रिसोल, पैरा लिख दो यहाँ पर CH3 C6H5OH आ जाएगा। इसके लिए वैल्यूज जो होती है कितनी होती है, 10.2 होती है। फिर आप लिख सकते हैं फिनोल, ठीक है। तो फिनोल के लिए वैल्यू होती है 10.0, C6H5OH लिख सकते हैं, 10.0 होती है। फिर हम लिख सकते हैं ऑर्थोनाइट्रो, फिनोल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हमने लिख दिया। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के लिए क्या होता है, जो फॉर्मूला लिखोगे आप ONO2 C6H5OH लिखोगे। 7.2 क्या होती है इसके लिए, पी की वैल्यू होती है। फिर आप लिखोगे मेटा नाइट्रोफिनोल, तो ये मेटा नाइट्रो C6H5OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू आती है इसकी कितनी, 8.3 पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो पैरा NO2 C6H5OH 7.1। तो आपको पी के मान दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ क्या है, पी के मान ज्यादा आ रहा है, मीन्स क्या है, इसकी अम्लता क्या है, कम है। अब NO2 जो होता है आपको पता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पी के मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इस पी के मान के आधार पर ही क्या कर सकते हैं हम,
ज्ञात कर सकते हैं कि कौन क्या होगा, कितना अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, क्वेश्चन देखें, कोई क्वेश्चन हमारा आ जाए, आ भी सकता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। अब वो आपको क्या करें, कह दे, वो कहे फिनोल, ऑर्थोग्लिसोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और कहते वो, चलो ये तीन ही ले लेते हैं। कहने लगे कि इसे अम्लीयता के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाओ, को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में स्थित करना है। तो ये क्वेश्चन मान लेते जो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, तो अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखना फिनोल, अब इनके यहाँ पी के मान या तो आपको याद होने चाहिए या आपको ये पता नहीं चाहिए इनके संरचना सूत्र क्या है। इनके ऊपर या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैचमेंट है या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप का अटैचमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप ऑर्थोग्लिसोल में आपको दिखेगा क्या है, मैथिल ग्रुप है, फिनोल में है नहीं। तो पी के मान अगर याद है तो 10.2 है, इसका 10 है और इसका कितना है हमारा 7.2। तो ये क्या होगा आपका, ऑर्थोग्लिसोल सबसे कम अम्लीय होगा, उसके बाद क्या होगा फिनोल आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, लिखेंगे तो पहला आ जाएगा आपका ऑर्थोग्लिसोल कम अम्लीय होगा, फिर क्या आ जाएगा आपका फिनोल, इससे अधिक अम्लीय हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ऑर्थोनाइट्रो फिनोल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये, हम इस सारणी के बेस पर या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, फिनोल की अम्लता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यानी कौन किसी भी कंपाउंड की अम्लता को ज्ञात कर सकते हैं, कौन ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा या कौन कम अम्लीय प्रकृति। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए हम आगे बात करते हैं फिनोल की जो समूह के कारण से अन्य अभिक्रिया होती हैं उनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि और कौन कौन सी अभिक्रियाएं जो होती हैं फिनोल OH समूह के कारण से प्रदर्शित करता है, उनके बारे में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, जिंक चूर्ण के साथ, जिसको यस दरज विभाग है, बोर्ड एग्जाम में भी ये अभिक्रिया आई हुई है कि यस दरज के साथ होने वाली क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम बात करते हैं दूसरे नंबर बी पार्ट या सेकंड पार्ट लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं यहाँ पर। पहले हमने बता दिया आपको अम्लीय प्रकृति, जिसको डिटेल में हमने बहुत डिटेल में क्या किया, अध्ययन किया है। दूसरी हम बात कर रहे हैं आपसे इसके बारे में, इसकी अन्य जो अभिक्रियाएं हैं अम्लीय OH फिनोल समूह की। तो जिंक चूर्ण, इसको क्या कहा जाता है, यस दरज, जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। तो जिंक चूर्ण के साथ हम क्या करें, क्रिया करते हैं। तो सीधी सीधी रिएक्शन है, कुछ नहीं है, टिपिकल कंडीशन नहीं है। जिंक चूर्ण क्या करते हैं, जब हम फिनोल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा बेंजीन प्राप्त हो जाता है। लिख सकते हैं हम C6H5OH प्लस Zn चूर्ण। ठीक है, ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, C6H6 प्लस Zn जिंक ऑक्साइड। कहीं कहीं क्या कहा गया, इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहा गया है। तो आप याद रख सकते हैं, फिनोल की अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात करें तो आप जिंक चूर्ण के साथ दे सकते हैं। आयरन का अटैचमेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूवल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो अपचयन अभिक्रिया भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी है जो बात करते हैं हम, वो है हमारी NH3 के साथ क्रिया। तो जो NH3 है उसके साथ जब क्रिया होती है तो क्या बनता है हमारे पास, एनिलीन। एमीन ग्रुप क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है, NH2 का अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्रिया जो होती है आपकी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में, और 573 केल्विन टेम्परेचर इसमें लिया जाता है। तो क्या बनता है आपका, एनिलीन। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे यहाँ पर, OH प्लस HNH2। NH3 तो यहाँ से क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे, तो H2 अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ZnCl2 के प्रेजेंस में और 573 केल्विन टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, NH2
बेंजीन नाभिक पर अटैच हो जाएगा प्लस H2O अलग रिमूव हो जाएगा, क्या ये एनिलीन, ठीक है एनिलीन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया जो डी है वो बात कर सकते हैं PCl5 के साथ क्रिया। तो सिंपल सी रिएक्शन हमने आपको बताया था, PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो C6H5OH प्लस PCl5। तो हमने आपको कंडीशन बताई थी कि जब क्या होता है O और H वाला कोई यौगिक PCl5 से क्रिया करता है तो आपको POCl3 प्लस HCl साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा और Cl का अटैचमेंट हो जाएगा, क्या बन जाएगा C6H5Cl, यानी क्या बन जाएगा हमारा। अच्छा फिनोल की अधिकता ले लें, फिनोल की अधिकता ले लें तो फिर क्या होता है, जो हमारा क्या कहा गई है, तो जो ये क्या बनता है फिनोल की अधिकता में, ये POCl3 जो होता है फिनोल से रिएक्शन कर जाता है। फिनोल की अगर हम क्या ले रहे हैं अधिकता ले लें 3C6H5OH के मोलिक्यूल ले लें तो बना हुआ POCl3 क्या करता है, रिएक्शन करता है इसको ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ठीक है ट्राइफेनिल फॉस्फेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्या बन जाता है हमारे पास C6H5 का होल ट्राइफ PO4 प्लस HCl, इसमें से अलग रिमूव्ड हो जाता है, ठीक है। तो बैलेंस कर दो रिएक्शन, Cl के 3 है 3 H के हैं तो क्या लगा दो यहाँ पर 3 लगा दो, ठीक है आपका ट्राई फेनिल फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो 4 अभिक्रियाएं हमने जो OH फिनोलिक समूह के कारण थी वो हमने डिस्कस की है, 4 रिएक्शन। 5वीं रिएक्शन बात करते हैं। पांचवी रिएक्शन हमारी ईथर, 5वीं अभिक्रिया है हमारी ईथरीकरण यानी कि ईथर का निर्माण। सारी रिएक्शन क्या है यहाँ पर सिंपल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिपिकल कंडीशन नहीं है। ईथर का निर्माण भी किया जा सकता है, सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। तो 2 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ईथर को फाउंड कर सकते हैं। तो पहला फिनोल की रिएक्शन हम करा दें NaOH के साथ एसीटोन में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास ONA फिनोक्साइड आयन बन जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम किससे करा देते हैं, मेथिल आयोडाइड CH3I, तो यहाँ से Na और यहाँ से I निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका OCH3 अटैच हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास NaI बन जाएगा। ईथर का निर्माण है। दूसरी विधि हो रहा है इसी के द्वारा, तो क्या हमने NH से बनाया, सेकंड विधि है डाईएजो मेथेन के बेस भी हम CH2N2 के बेस भी हम क्या कर सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। तो इसमें भी सिंपल सी रिएक्शन ही है, ठीक है। क्या हो जाएगा प्लस CH2N2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से H का डिस्प्ले, ये CH2 यहाँ अटैच हो जाएगा तो CH3 बन जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास OCH3 प्लस N2 क्या हो जाएगा यहाँ से अलग रिमूव्ड हो जाएगा। तो ये क्या है आपकी 5वीं रिएक्शन है ईथरीकरण, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे एस्टरीकरण के बारे में, यानी कि एस्टर का निर्माण, जो हमने आपको फिनोल में बताया, फलों जैसी गंध वाला एक कंपाउंड बनता है, CO ग्रुप अटैच हो जाता है तो क्या होता है आपका जो होता है वो क्या होता है, एस्टर होता है, यानी कि एस्टरीकरण क्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण करने के लिए जो फिनोल होता है प्लस हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर RCOOH कर सकते हैं, RCO का होल ट्वाइस O कर सकते हैं, RCOCl ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एस्टर बन जाएगा। ये जो दोनों अभिक्रियाएं होंगी ये H प्लस या कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। ये अभिक्रिया जो होगी ये क्षारक पिरिडीन जैसे क्षारक की उपस्थिति में क्या होती है, क्रिया संपन्न होती है। तो चलिए देख लेते हैं हम C6H5OH प्लस
ठीक है, RCOOH, तो H और OH यहाँ से निकलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड, क्या बन जाएगा, C6H5 यहाँ बचेगा, COO यहाँ बचेगा और R यहाँ आ जाएगा प्लस H2O। अब इस अभिक्रिया में जो H2O बना है उसे क्या करना पड़ेगा, आपको तुरंत ही रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये जल जो करेगा इससे रिएक्शन करेगा, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेगा, और हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या करेगा, रिएक्शन को उत्क्रमणीय कर देगा। तो आप लिख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बन जाए यहाँ पर, फिनॉल की एस्टीकरण क्रिया में बने हुए जल या उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए जल तुरंत निष्कासित करना आवश्यक होता है। क्यों? यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, आपको बहुत सारी वैसी चीजें हमने बता दी जो क्वेश्चन बन सकती है वहां पर, तो सारी चीजें डिस्कस की है, तो यहाँ पर बन सकता है, तो बता देना कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है। इस रीजन से इसको तुरंत जल को निष्कासित करना हमारे लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें, अगर हम क्या करें, RCO एनहाइड्राइड, क्या होता है, एनहाइड्राइड से क्रिया करा देंगे आपका, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम क्रिया करा रहे C6H5OH प्लस RCOO। ठीक है, तो ये क्या आपका एनहाइड्राइड, जब हम एनहाइड्राइड से क्रिया करेंगे तो बॉन्ड यहाँ से डिलोकलाइज हो सकता है, यहाँ से भी डिलोकलाइज हो सकता है, यहाँ से OH निकलेगा तो RCOOH और RCOO और C6H5 से अटैच हो जाएगा, क्या बना लेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा C6H5COOR प्लस क्या बनेगा यहाँ पर आपका RCOOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगी आपका क्या, एस्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं एसिल क्लोराइड के साथ क्रिया, थर्ड जो है हमारी, तो C6H5OH प्लस RCOCl, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H निकलेगा और ये बाकी अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पिरिडीन, ये भी H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड लिख सकते हैं आप, ये आपका पिरिडीन जैसे बेस की प्रेजेंस में होगी, तो बन जाएगा C6H5COOR प्लस HCl, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया है, यानी कि एस्टर का निर्माण हो रहा है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नीचे वाली अभिक्रिया को हम एसिटिलीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है, एसिटिलीकरण भी कहा जा सकता है, क्योंकि एसिटिल क्लोराइड अगर हम ले रहे हैं, यानी कि RCOCH3 की जगह हम क्या ले लें, CH3COCl ले लें, तो क्या हो जाएगा, एसिटिल CH3CO ग्रुप का अटैचमेंट होगा, तो ये एसिटिलीकरण भी कहलाएगी। तो इसी से संबंध रिलेटेड है, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया हम बात करते हैं आपसे, तो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी है वो है बेंजोइलीकरण। नेक्स्ट अभिक्रिया बेंजोइलीकरण, इनके एसिटिलीकरण जब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा रहे हैं, बेंजोइलीकरण जब बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या कहलाएगा आपका, ये बेंजोइलीकरण की रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड है ये, ठीक है, रिएक्शन करा दो C6H5OH प्लस C6H5COCl, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H निकलेगा, बन जाएगा आपके पास C6H5COO C6H5 प्लस क्या बन जाएगा आपके पास HCl का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, बेंजोइलकरण कहलाती है। नाम क्या है, फेनिल बेंजोइल, क्या नाम है इसका, फेनिल बेंजोइल। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया बात करते हैं GH, लास्ट अभिक्रिया है जो OH ग्रुप के कारण से है, तो उसकी बात करते हैं हम, वो क्या आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसकी कौन सी अभिक्रिया है, इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है, तो यहाँ क्या बनता है आपका
ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो जाता है। और एक जो हमने आपको बताया था पैराबेंजोक्विनोन जो कंपाउंड्स है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है तो उसी का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ये रिएक्शन जो होगी आपकी किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो OH की रिएक्शन कराएंगे हम। ऑक्सीकरण होगा इसका Na2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा आपका पैराबेंजोक्विनोन। कंपाउंड क्या होगा आपका फाउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये आपकी क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ये 8 अभिक्रियाएं हमने आपसे डिस्कस की, ठीक है। पहली अम्लीय प्रकृति वाली, दूसरी जिंक धातु के साथ क्रिया, फिर अमोनिया के साथ क्रिया, फिर हमने बात की आपसे PCl5 से क्रिया, फिर एथिलीकरण अभिक्रिया, फिर एस्टरीकरण अभिक्रिया, बेंजोइलीकरण अभिक्रिया, और लास्ट में हमने आपसे डिस्कस की कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये सब OH ग्रुप के कारण से ही सारी अभिक्रियाएं होती हैं।